किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है जी। किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है क्योंकि पंजाब के साथ में हरियाणा बॉर्डर टच करता है और ज़्यादातर किसान जो है जो बड़ी एकरेज लैंड वाले और जो गेहूं धान के लिए जो लगातार जी। जो सब्सिडी की मांग कर रहे हैं कि सब्सिडी एमएसपी को जो है जी। कानूनी मान्यता दी जाए, तो उन सब डिमांड्स को लेकर जो है हरियाणा की राजनीति जो है किसानों की तरफ बिल्कुल बहुत ज़्यादा टिल्ट होती हुई दिखती है। तो हरियाणा में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। अब बात करते हैं कि हरियाणा में इस चुनाव में क्या मुद्दे हावी होने वाले हैं। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण पर मतदान होगा और हरियाणा में इस बार इतना खतरनाक जो वहां का सिनेरियो नजर आ रहा है, इतनी पार्टियां मैदान में हैं, इतने गठबंधन दिखाई दे रहे हैं जो अब हो सकते हैं आगामी 1 महीने के आसपास। तो अब ऐसा लग रहा है कि हरियाणा का चुनाव सीधे बीजेपी कांग्रेस नहीं होगा बल्कि अन्य पार्टियों की भी इसमें बहुत भूमिका रहेगी। और इसी पर आज बात करने के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, संपादक हैं इंडिया.com के। तो अरुण सर, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा का जो चुनावी दंगल है ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। हाँ नरेश, आपकी बात से मैं सहमत हूँ जी। कि हरियाणा का चुनाव जो है इतना सीधा सपाट चुनाव नहीं जी। होगा। उसमें दो बड़े दल आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो बड़े दल हैं जिनके बीच नेक एंड नेक फाइट जी। रहेगी। लेकिन उसके अलावा जो बीच की पार्टी है जैसे कि जेजेपी है, जी। जेजेपी जी। जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल से एक तरह से उसको तोड़ के बनाई थी जी। और बीजेपी के साथ पिछली बार समझौता किया था। जी। 10 सीट पर उनके जो है एमएलए जीते थे। तो ये छोटी सी पार्टी है, उसके इस समय वो अलग बात है कि उनके 7 एमएलए जो है टूट चुके हैं, कुछ बीजेपी में कुछ कांग्रेस में जा चुके हैं, वो एक अलग बात है, वहाँ से लड़ भी रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरह से उस समय इम्बैलेंस किया था, जी। किंग मेकर की भूमिका में आ गए थे। और दूसरी बात ये कि जो इंडियन नेशनल लोकदल है जो कि चौटाला की पार्टी है और ओम प्रकाश चौटाला उस पार्टी से कई बार चीफ मिनिस्टर है, मुझे 4 बार तकरीबन चीफ मिनिस्टर है। और उनके पिताजी ताऊ देवीलाल जो वहाँ की बहुत बड़े नेता हुए, वो हरियाणा से चीफ मिनिस्टर भी रहे, उनकी लेगेसी को लेकर वो लोग आगे चल रहे हैं नेशनल लोकदल। उस पार्टी का भी इस बार जो है समझौता बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में हुआ है। तो उन लोगों का भी एक स्टेक बढ़ा हुआ है उन लोगों का, जबकि मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है पिछली बार उन लोगों ने जो 2019 के असेंबली इलेक्शन में उनको 2.4% के आसपास मिला था। इस बार जो अगर हम जो ये एक यार्डस्टिक लें कि साहब जो ये 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें कितनी सीटों पे वो प्रभावित रहे, उनका वोट बैंक इस बार 1.7% था तो बहुत प्रभावी नहीं रहा है। इसीलिए शायद उन्होंने जो बीएसपी के साथ में समझौता किया है। क्योंकि आपको एक बात बताऊं कि हरियाणा में जो है तकरीबन 30% दलित वोट बैंक है। 30% दलित वोट बैंक का बहुत बड़ा मतलब होता है, जिसमें आप देखेंगे कि 90 में से जो है तकरीबन 17 सीट शेड्यूल कास्ट की सीट है। तो 73 और 17, तो आप 73 पर जनरल कैटेगरी की सीट्स हैं और 17 सीट जो है शेड्यूल कास्ट के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा वहाँ का सेगमेंट है शेड्यूल कास्ट वोटर्स का। 30% जो है बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ा वोटर्स होता है। तो उसको लुभाने के लिए जो है बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी के साथ समझौता उन्होंने किया है। और वो लोग अभी भी, जैसा कि अभय चौटाला के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो यद्यपि वो जेजेपी के जो पार्टी चीफ दुष्यंत चौटाला उनके भतीजे लगते हैं, उनसे नाराज जरूर हैं, उनसे नाराज है, शायद उनके साथ ना हो, लेकिन वो और अलायंस के लिए वेलकम, मतलब जैसे वो उन्होंने अपना जो है रास्ते बंद नहीं किए हैं। अगर दूसरे और अलायंस, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस के साथ भी, अगर वो लोग कांग्रेस के साथ, चूंकि उनकी ट्रेडिशनल राइवलरी रही है वहाँ पर, कांग्रेस ने ही उनको वहाँ पे हटाया था और कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर लगातार 10 साल रहे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक यूनाइटेड तरीके से इंडिया ब्लॉक के साथ और पार्टी जाती हैं तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल सर, बहुत सारे गठबंधन हो रहे हैं, लेकिन जो सीधी फाइट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन बीजेपी पिछले कई सालों से हरियाणा में घिर रही है। पहले एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है। दूसरा क्या है कि जो पहलवानों का मुद्दा था हरियाणा में बहुत हावी रहा, किसानों का मुद्दा था हरियाणा में बहुत हावी रहा, और इन सब में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह घिरी। उन्होंने मुख्यमंत्री भी बदला, अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के चेहरे पर आगे चुनाव लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में कितनी मुश्किल होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने जिस तरह से इसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे उनको बदला है और उनको लोकसभा का चुनाव लड़ा के एमएल खट्टर साहब को भेज दिया वहां पर केंद्र में, और तो उससे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन
मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पिछली बार उनको तकरीबन 40 सीट मिली थी, पूरी मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी, इसी वजह से उन्होंने जेजेपी के साथ समझौता किया था और उनको 36% करीब वोट बैंक था। अगर हम लोग इस बार का पैमाना मानते हैं लोकसभा इलेक्शन का, तो इनको जो है वोटिंग परसेंटेज में वो लोग अभी भी टॉप पे हैं, 46.1%। हाँ, 2% कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस का जो है तकरीबन 43%, 43.7% है और पिछली बार कांग्रेस का 28% था। तो कांग्रेस नेक एंड नेक फाइट में आ गई है और जो परसेंटेज ऑफ जो सीट्स 5-5 सीटें हो गई दोनों की लोकसभा में। हाँ, और उस समय जो मैं विनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अगर इसी एवरेज को माना जाए, जो परसेंटेज ऑफ वोट्स लोकसभा में मिला है, तो ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। उनको अगर 44 सीट मिल रही तो कांग्रेस को 42 सीट मिल रही है। तो इसमें कुछ किंग मेकर्स की भूमिका जरूर होगी, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे INLD के साथ में बसपा मिलके ये लोग एक कंसोलिडेटेड सीट्स कुछ जो जीत सकते हैं, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन सर इस बीच में ये था कि हमने देखा कि जो 4 निर्दलीय विधायक थे जिनके समर्थन से भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी से टूटने के बाद भी सरकार बनाई, उसमें से 3 तो कांग्रेस हुड्डा साहब के साथ आ गए हैं। तो हुड्डा साहब ने कहीं यही प्लान तो नहीं बनाया कि अगर हम बराबरी अगर सीटें आती हैं बीजेपी कांग्रेस की, तो 3-4 निर्दलीय आएंगे, उन्हें अपनी ओर ले लिया जाएगा? किसी भी तरह की, अगर आप ये क्यों सोच रहे हैं कि वही ले जाएंगे जी? बीजेपी चूंकि रूलिंग पार्टी अभी भी बनी हुई है, अगर वो रूलिंग पार्टी होते हुए चुनाव करवाती है, तो वो ऐसा नहीं है कि जो निर्दलीय कैंडिडेट होंगे वो उनकी तरफ नहीं आ सकते हैं। पॉलिटिकल नेगोशिएशन की बात है। आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो उसके बाद में पॉलिटिकल नेगोशिएशन होता है, कौन कितना ऑफर कर रहा है। ऑफर इन द सेंस कि उनको जो है उनके मनमाना डिपार्टमेंट मिल सकते हैं, उनको किसी उनके साथ में कुछ लोगों को और प्राथमिकता दी जा सकती है, किसी बॉडी के चेयरमैन बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे, सरकार में जब कोई पार्टी आती है तो उसके पास बहुत सारे जो रास्ते खुलते हैं, तो उसके अनुसार वो लोग नेगोशिएट करते हैं। बिल्कुल। तो उसी में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि इस बार का जो है जेजेपी के साथ में जो उनके एमएलएज का खिसकना, और फिर से उन्होंने 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, और उसके साथ में जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलना चाहती है, अगर आम आदमी पार्टी उनके साथ में चली जाती है जेजेपी के साथ में, तो हो सकता है कि ये लोग मिलके कुछ सीट्स जीते और किसी भी पार्टी को क्लियर कट मेजॉरिटी न मिल पाए। साथ ही में ये भी संभावना हो सकती है कि आम आदमी पार्टी INLD के साथ में चली जाए। मतलब संभावनाएं बहुत सारी हैं। तो इतना कॉम्प्लेक्स इसीलिए चुनाव बना हुआ है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जैसे मैंने कहा 30% करीब दलित वोट हैं, 30% OBC वोट बैंक भी है। इसीलिए सैनी साहब को जो है बीजेपी ने अपना चीफ मिनिस्टर बनाया, और वहां पर तकरीबन 8% ब्राह्मीण वोट हैं जो कि बीजेपी के साथ ट्रेडिशनली जाते हैं। और उसके बाद जो है बनिया वोट बैंक भी, क्योंकि इसके पहले ML खट्टर साहब जो है बनिया कम्युनिटी से आते थे, तो उनको भी 5 से 7% का वोट बैंक वहां पर बना हुआ है। तो ब्राह्मीण, बनिया, दलित और OBC, दलित में सेंधमारी हो गई दलित वोट बैंक की, क्योंकि दलित वोट बैंक का आपने देखा होगा कि स्विंग जो है इस बार दलित और मुस्लिम का जो है नेचुरल स्विंग इंडिया ब्लॉक की तरफ हुआ है। तो इंडिया ब्लॉक की तरफ अगर नेचुरल स्विंग होता है तो वहाँ 5% मुसलमान है, मुसलमान वोट ज्यादा नहीं है वहां पर, सिर्फ 5% है। तो वो दलित 30% और 22% जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक जाट्स का है, जिसमें मेजॉरिटी जो है इस बार कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब ने मैनेज कर लिया अपनी तरफ। तो अगर वो 22% में से 15% मैनेज करते हैं, या यूं कहें अगर हम परसेंटेज ऑफ वोट देखें तो 20% के करीब वो पूरा चंक ले जाते हैं जाटों का, दलित वोट बैंक उनके साथ में आता है, और 5% नेचुरली उनकी तरफ से मुस्लिम वोट बैंक जाएगा ही इंडिया ब्लॉक में, जैसा कि माना जाता है। और इस बार उत्तर प्रदेश और जो बिहार में जो इलेक्शन हुए उसके परिणामों को देखें अगर हम लोग, तो उसमें देखा गया कि इंडिया ब्लॉक में ये सब OBC के भी कुछ छिटके हैं, और जो दलित वोट बैंक गया ही है, और मुस्लिम तो नेचुरली चला गया है। तो इस तरह से देखा जाए तो उनका जो कॉम्बिनेशन बनता है इंडिया ब्लॉक का कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत बनता है। बिल्कुल सर, हम लोग लगातार बात करते हैं कि अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके पीछे हमने बताया कि हरियाणा में जो गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी को लेकर लोगों में, चाहे वो पहलवानों की बात हो, किसानों की बात हो, अगर कांग्रेस जीतती है तो ये फैक्टर रहेंगे। अगर कांग्रेस हारती है तो क्या फैक्टर रहेगा? क्या यह फैक्टर रहेगा कि जो अंदरूनी लड़ाई है, हुड्डा साहब का गुट अलग है, शैलजा कुमारी का गुट अलग है, यहाँ पर सुरजेवाला का गुट अलग है, क्या यही वजह रहेगी हारने की अगर हारी तो? देखिए, हारने के ये कारण हो सकता है, लेकिन इन लोगों ने तकरीबन इस जो फैक्शनल फ्यूड है आप कह सकते हैं, जो विभिन्न घटकों में बटी हुई पार्टी है,
उसने एक्चुअली जो लोकसभा इलेक्शन हुआ तो उसमें राहुल गांधी बहुत मजबूत नेता के रूप में उभरे, एक यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में उभरे। और आपने आज भी देखा होगा कि अगर वो कश्मीर विजिट किए तो उन्होंने कश्मीर में जो एक कदम आगे चढ़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करने की बात कही। तो एक जो रियलिस्टिक तरीके से जो राजनीति में आगे बढ़ने की वो कोशिश कर रहे हैं, उनमें उनकी एक बदली हुई छवि नजर आ रही है। वो मैच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं। उसी मैच्योरिटी की वजह से जो बाकी जो रीजनल लीडर्स हैं उनको भी मजबूरी ही कहिए, क्योंकि उनका कंपल्सन हो गया जीतना। जीतने की वजह में अगर उनके सामने उनके दल का नेता मजबूत स्थिति में दिखता है तो उसके पीछे वो लोग नेचुरल तरीके से खड़े होंगे। यही कारण है कि राहुल गांधी जब मजबूत हुए तो जो फैक्शंस हैं वो कमजोर होना शुरू हो गए विभिन्न राज्यों में, क्योंकि उनकी बात अब सुननी पड़ेगी लोगों को। तो इस नजरिए से देखा जाए तो दलित नेता वहां की शैलजा बड़ी नेता है जिनकी चीफ मिनिस्टेरियल एम्बिशंस इस बार हैं। दूसरी महिला भी हैं और दलित नेता भी हैं। दूसरे तरफ जो है हुड्डा साहब 2 बार के चीफ मिनिस्टर रह गए हैं। उनके बेटे यहाँ पर केंद्र में MP हैं, देखा जाए लोकसभा से MP हैं। तो हुड्डा साहब फिर से वो अपने जाटो वोट को यूनाइट करके और सबसे बड़े शीर्ष नेता होने के नाते जो है उनका क्लेम नेचुरल क्लेम मान के चल रहे हैं कि मुझे चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट मैं नेचुरल तरीके से हूं। तो इन सब चीजों के बीच में जो पार्टी जो हाईकमांड मजबूत होता हुआ दिखता है तो उसकी बात के पीछे जो है इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन यही निगेटिव फैक्टर है कि शैलजा अगर अड़ जाती हैं, उनकी वजह से दलित वोट अगर वो किसी तरह से जो है उनको कम करने की कोशिश करती हैं हुड्डा साहब को, तो तब नुकसान होगा। प्लस तीसरा फैक्टर ये दिखता है कि साहब अगर मल्टी कार्नर कंटेस्ट होता है, मल्टी कार्नर कंटेस्ट में कांग्रेस और सारे दलों को इकट्ठा नहीं कर पाती है। INLD BSP का एक समझौता है। JJP अगर आइसोलेशन में अकेले लड़ती है, आम आदमी पार्टी अलग लड़ती है, तो ये आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है, JJP अलग लड़ रही है, और उसके बाद INLD और BSP अलग लड़ रही है, प्लस 2 बड़े दल कांग्रेस वर्सेज BJP। तो मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में जो है BJP का जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है OBC ब्राह्मण बनिया ये वोट बैंक बहुत बड़ा चंक होगा, जो कि जो है एक अपने साथ में विनिंग एज रखेगा। ऐसी तस्वीर फिलहाल दिख रही है। बिल्कुल आपने सही कहा सर। यही कांग्रेस को हमने देखा कि इस बार जब कहीं भी गठबंधन हुआ था इंडिया ब्लॉक का, जो पार्टियां शामिल थी उनमें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में तब भारतीय सपा और कांग्रेस अच्छा कर पाई क्योंकि उनके पास मुस्लिम वोट एक साथ था, उनके पास OBC दलित वोट एक साथ उनके पास आ गया था, तब वो लोग जीत पाए थे। यही सिनेरियो लगभग यहाँ पर भी बन रहा है। हाँ, और इसके साथ में मैं ये भी कह दूं कि ये पॉजिटिव सिनेरियो है तब जबकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। और दूसरा, अगर वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सैनी साहब ने बड़े स्मार्टली कुछ योजनाएं लागू की। 5000 से ऊपर उन्होंने पुलिस भर्ती की भी घोषणा कर दी थी उसी दिन जिस दिन ये चुनाव ने अपना जो है चुनाव आयोग ने अपनी जो डेट्स अनाउंस की। तो वो चुनाव संहिता के खिलाफ चला गया, तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उस पर रोक लगा दी कि साहब आप एग्जाम्स करवाइए, लेकिन रिजल्ट तब तक आपका विदल्ड हो जाएगा, तब तक आपको रोक के रखना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी जगह पे सभाओं में तो कह ही सकते हैं कि साहब हमने जो है पुलिस की भर्ती की, हमने जो अग्निवीर योजना के तहत जो रिटायर्ड लोग हरियाणा में आते हैं उनके लिए हमने स्पेशल प्रोविजन बनाया है। युवाओं के लिए जो उन्होंने 5 लाख तक जो उसमें से अगर अग्निवीर वाले आए हैं कुछ 5 लाख तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाएगा। तो बहुत सारी लोक लुभावनी योजनाएं भी उन्होंने शुरू की हैं। प्लस उनका OBC होना और उसके बड़ी बात बीजेपी के साथ में जो सबसे बड़ा जो पोल मास्कॉट कहते हैं, सबसे बड़ा जो चुनावी चेहरा वो PM मोदी का चेहरा बनता है। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर जो है डबल इंजन की सरकार जो लोग कहते हैं कि सेंटर में रहना, सेंटर का नेता और उसके साथ में जो है राज्य के नेता के जो स्टेट का मिल जाना, वो भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। उसका एक बड़ा रोल होगा। प्राइम मिनिस्टर की एक अपनी छवि है, विकसित भारत को बनाने की छवि की बात करते हैं। तो इन सब चीजों को जो इन सब समग्र फैक्टर्स को लेते हैं तब तो फिर बीजेपी जो है दूसरी स्थिति में दिखती है, काफी मजबूत दिखती है। बिल्कुल जी। तो देखिए हरियाणा में क्या होने वाला है, हमने आपको बताया किस तरीके से गठबंधन बन सकते हैं, पार्टियां अगर अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो किसे कितना फायदा हो सकता है। लेकिन जो असली फाइट है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। बहुत सारे मुद्दे हैं हरियाणा के, बहुत सारे फैक्टर हैं हरियाणा में। पिछले अगर 5 साल की बात करें, 3 या 4 सालों में इतना कुछ घटा है कि उससे आप अंदाजा नहीं लगा सकेंगे कि किसकी सरकार आ सकती है। तो अभी ये कहना, लेकिन एक मैं बीच में आपको टोकूंगा, क्योंकि एक किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। किसानों का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है क्योंकि
पंजाब के साथ में हरियाणा बॉर्डर टच करता है और ज़्यादातर किसान जो है जो बड़ी एकरेज लैंड वाले और जो गेहूं धान के लिए जो लगातार जो सब्सिडी की मांग कर रहे हैं कि सब्सिडी एमएसपी को जो है कानूनी मान्यता दी जाए, तो उन सब डिमांड्स को लेकर जो है हरियाणा की राजनीति जो है किसानों की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट होती हुई दिखती है। और आपने देखा होगा कि इंडियन नेशनल लोकदल जो चौटाला साहब की पार्टी है, उन्होंने अपना जो एजेंडा, जो अपना जो मैनिफेस्टो एक तरह से जो प्रचारित कर रहे हैं अपनी यात्राओं में, उसमें किसानों के सब्सिडी एमएसपी की बात कह रहे हैं और किस तरह से वो जो है युवाओं को एक 20,000 के आसपास जो है बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं और किस तरह से सौर ऊर्जा पे जो बिजली और पानी फ्री करके जो है सब्सिडाइज करके पूरा वो, तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी आती है तो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जो फ्रीबीज की बात करते हैं वो पहले से वहाँ अनाउंस हो रहा है। तभी मैं कह रहा था कि सर इस बार अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कौन पार्टी ज्यादा हावी रहेगी और कौन पार्टी पीछे रह सकती है, क्योंकि इतना कुछ हरियाणा में हुआ है। और हरियाणा के अगर आप दर्शक हैं हमारे, तो आप बताइए कि आपके इलाके में क्या बातें चल रही है चुनाव को लेकर। आपके इलाके में कौन सा ऐसा नेता है, कौन सी पार्टी का नेता है, जो कौन सी पार्टी ऐसी है जो इस वक्त आपको लगता है कि वो चुनाव जीत सकती है? हरियाणा के अगर आप हमारे दर्शक हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही लगातार देखते रहें India.com।